वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है संगणन अभिक्रिया और संगणन में भी पार्किन संगणन अभिक्रिया। कौन सी? पार्किन अभिक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है और संगणन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है और लगातार में बोर्ड में पूछी भी जाती है। देखिए, संगणन अभिक्रिया के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तो संगणन अभिक्रिया में गलती करने की संभावना बढ़ती रहती है। तो संगणन अभिक्रिया में गलती ना हो, सबसे पहले आप संगणन अभिक्रियाएं समझिए होती क्या है। फिर ये अलग अलग नाम से आती है और करने में आपको परेशानी होती है। तो जब तक आप संगणन अभिक्रियाएं नहीं जानेंगे तो दिक्कत आएगी। तो पहले संगणन अभिक्रियाएं तो समझिए होती क्या है। पार्किन का तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर आप मेरी ये संगणन अभिक्रियाएं देख रहे हैं तो कभी भी जिंदगी भर गलती नहीं करेंगे इन अभिक्रियाओं में, अगर आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो समझ रहे हैं। देखिए, आप संगणन अभिक्रिया पहले समझिए किसको कहते हैं। संगणन संगणन में होता क्या है, दो यौगिक के अणु आपस में जुड़ते हैं, संगठित होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं और साथ के साथ छोटे छोटे अणु भी बनते हैं। छोटा एक अणु छोटा सा भी बनता है, निकलता है। तो ये ही अभिक्रिया संगणन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर आपको इन दोनों यौगिकों के बारे में पता रहेगा अलग अलग से तो कभी भी संगणन अभिक्रिया में गलती नहीं होने की। अगर देखिए कैसे, अगर आपसे कहें एल्डोल संगणन, तो एल्डिहाइड के दो अणु आपस में संगठित होते हैं और कीटोन के भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड के या कीटोन के। अगर आपसे क्या है कैलेजन संगठन, तो दो एस्टर के अणु आपस में संगठित होता है, एस्टर के, ठीक है। अगर बेंजोइन संगठन का है तो बेंजेल्डिहाइड का अणु संगठित होता है। तो बस आपको ये ध्यान देना होता है कि ये दो अणु को जो दो यौगिक लिए हैं ये कौन कौन से हैं। बस अभिक्रिया का स्वरूप तो यही होता है। अब देखिए कैसे, आपसे क्या कहा, पार्किन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए दो यौगिक समझिए कौन कौन से लेने हैं आपको। पार्किन अभिक्रिया ये ले लेते हैं कोई एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड, एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड एक यौगिक तो ले लीजिए आप एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड का। क्लियर? एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन की यौगिक के उत्पन्न, बेंजीन की यौगिक के उत्पन्न। जैसे एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड कहते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर आप CHO ग्रुप जोड़ दीजिए, ये बेंजेल्डिहाइड होता है और इसे कहते हैं एरोमेटिक इसलिए क्योंकि ये बेंजीन से व्युत्पन्न हुआ है, इसलिए एरोमेटिक का। बेंजेल्डिहाइड CHO ग्रुप जुड़ गया। क्लियर? दूसरा जो आपको लेना है यौगिक किससे, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ये अम्ल एनहाइड्राइड लेना है। अम्ल एनहाइड्राइड देखिए मैं लिख देता हूं CH3CO CH3CO ये वाला। तो एक यौगिक लिया आपने बेंजेल्डिहाइड, एक यौगिक लिया यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये दोनों अणु आपस में संगठित होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जिस चीज का आपने एनहाइड्राइड लिया उसी का ही आप क्या लेना है, उसको ही स्ट्रॉन्ग बेस C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए। इसकी उपस्थिति में ये क्या काम करता है, इस निगेटिव चार्ज इस वाले को अलग करता है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम ये होता है ताकि ये इससे संगठित हो सके और एक जटिल यौगिक बनेगा। ये जटिल यौगिक रहेगा अल्फा बीटा। ये जटिल यौगिक जो बनता है इसे कहते हैं अल्फा बीटा और असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक। अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक बनता है। अभी बताऊंगा अभिक्रिया करके कौन सा बनेगा। और प्लस इस वाले में पार्किन अभिक्रिया में एक कोई अम्ल निकलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल निकलता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक। कौन सा? कार्बोक्सिलिक।
अब देखिए, अगर आप इतना समझ गए, ये पार्किन अभिक्रिया हुई, यानी कि एक एरोमेटिक बेंजील्डिहाइड, एक अम्ल एनहाइड्राइड और स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु निकलेगा। तो ये पार्किन अभिक्रिया होती है। ये आपको लिखना भी है। लिखना क्या है? जब एक एरोमेटिक यौगिक अम्ल एनहाइड्राइड से किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में संतृप्त होता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया पार्किन अभिक्रिया कहलाती है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से होनी है ये अभिक्रिया। देखिए, ये लिया आपने बेंजील्डिहाइड का एक अणु और इसकी अभिक्रिया कराई CH3CO CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये बेंजील्डिहाइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और किसकी उपस्थिति में? C2H5ON ने। अब होता क्या है? तो देखिए, एक ये तो यहां से CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु बाहर हो जाता है। अभी मैं अभिक्रिया समझाऊंगा कैसे हुआ। और क्या बचा? ये जो बेंजील्डिहाइड है इसे हम लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख दूं C6H5CHO, ऐसे लिख दूं। ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा इस अभिक्रिया के लिए। अब देखिए क्या बचा? C6H5 CH डबल बॉन्ड COOH, इसे कहते हैं सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल। अब ये देखिए हुआ कैसे। अब ये अभिक्रिया समझिए, ये हुई कैसे। अभिक्रिया तो यही है, जो ये जो होता है CH3CO और एक O ये वाला, देखो CH3CO और नहीं सॉरी ये हाँ CO और एक H। देखिए ये जो 3 H के हाइड्रोजन के अणु है इसको अलग अलग करके लिखूं अगर मैं ऐसे 1 2 3 इस वाले को, तो एक H का अणु तो आ जाएगा इनके साथ। ये देखिए यहां से, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु बाहर। क्लियर? और बाकी क्या बचा? देखिए CH, ये क्या बच गया है यहाँ? CH, देखिए आ गया CH। यहाँ तो रह गया था C6H5CH, ये इतना, क्योंकि ये O का अणु, ये वाला O का अणु ये तो चला गया इसके साथ। ये जो बचा इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जैसे ही ये O का अणु चला गया तो संयोजकता की कमी आने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा? CH, क्योंकि एक H का अणु, ये जो एक H का अणु है इनके साथ यहाँ आ जाएगा तो CH रह जाएगा। क्या रह जाएगा? CH, ये रहा CH और COOH ये बन गया। इस तरीके से सिनेमिक अम्ल बन जाता है और यही कहलाती है पार्किन अभिक्रिया। यही होती है पार्किन अभिक्रिया। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आई होगी। पार्किन अभिक्रिया में क्या याद करना था आपको? ये जो दो अणु लिए हैं आपने, एक बेंजील्डिहाइड का, एक एसिटिक एनहाइड्राइड का, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में लिया है और एक जटिल उत्पाद बना है सिनेमिक अम्ल और साथ के साथ एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है ये। तो यही पार्किन अभिक्रिया है। तो अगर पार्किन संगणन अभिक्रिया आपको समझ में आई है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।